नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट डायरेक्शन एकेडमी के चैनल पे। माय नेम इज़ एडवोकेट ऋषिकेश, आई एम अ लॉयर एंड एन एजुकेटर। तो गाइज़ आज से इनफैक्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक पूरी सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें भारत के संविधान के अलग-अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, लॉ सेमेस्टर्स के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, एक्सपेक्टेड होता है, उसमें ये पूरी जो सीरीज़ है वो आपको फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस टॉपिक से। तो बेसिकली इस पूरे सीरीज़ में तकरीबन 20 से लेके 22 तक वीडियोज़ होने वाले हैं एंड इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में बिट बाय बिट टॉपिक बाय टॉपिक कवर करूँगा। वी विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज़ वेल एज़ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम लोग लेंगे, ताकि आपको वो जो टेक्स्ट है वो भी समझ में आए और उसके पीछे की जो स्पिरिट है या आई वुड से कि उसके पीछे का जो व्हाई फैक्टर है वो भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब ये जो पूरी सीरीज़ हमने रिकॉर्ड की है, उसमें एक चीज़ का ध्यान आप रखिएगा कि हमने इसमें बुक्स को तो रेफ़र किया ही है, मतलब जो भी रेफ़रेंस बुक्स आपको मिलेंगे उसका पूरा डेटा इस सीरीज़ में रहेगा। साथ-साथ न्यूज़पेपर और ऐसे सोर्सेज़ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल हमने किया है। तो आपको बहुत सारी डायग्राम्स वगैरह ऐसी मिलेंगी जो कि जनरली किसी बुक में आपको प्रिंटेड नहीं मिलेगी। सिमिलरली ये जो पूरे सेशंस हैं, उसकी एक पीडीएफ कॉपी की पूरी बुकलेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में ये बुकलेट आपको अमेज़न पे फ्लिपकार्ट पे और जो भी अलग-अलग बुक शॉप्स है मुंबई के, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, आपका पूरा जो ध्यान है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे और मेरी कमेंट्री पे होना चाहिए। सो राइट डायरेक्शन एकेडमी में हम लोग लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड लॉ सेमेस्टर्स के लिए पढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों कि टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रे डॉग्स का फोटोग्राफ यूज किया है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए बेसिकली ये जो पर्टिकुलरली एनिमल्स है, कई बार ऐसा होता है कि आपके गली में हम लोग देखते हैं कि कुत्ते एक दूसरे से फाइट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे हैं, काट रहे हैं। तो इनके बीच में बेसिकली इस तरीके का वायलेंट जो बिहेवियर है, वो बहुत सारे प्राणियों के बीच में या बहुत सारे एनिमल्स के बीच में कॉमन है। जैसे एनिमल्स के बीच में ऐसा वायलेंट बिहेवियर आपको दिखता है, वैसे पुराने ज़माने में और इवन आज के मॉडर्न ज़माने में इंसानों के बीच में भी आप देखेंगे कि इस तरीके का वायलेंट जो बिहेवियर है वो होता है। हुआ करता था, अभी होता है और फ्यूचर में भी वो होते रहेगा। सिर्फ़ उसके जो फॉर्म्स हैं वो अलग-अलग बदलते गए हैं। जैसे ये पर्टिकुलरली जो फ़ोटोग्राफ है वो किसी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुए थे पुराने ज़माने में उसका एक पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक देश के जो जवान हैं वो दूसरे देशों के आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग की जानें भी जा रही है। मॉडर्न ज़माने में भी जो अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है, इज़राइल पैलेस्टीन है, इसमें आप ये सिचुएशंस देखोगे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्बिंग की गई है एंड कई बार ऐसे होता है कि सिविल अनरेस्ट भी होती है, मतलब उसी कंट्री के जो नागरिक है वो गवर्नमेंट के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसा कुछ दिनों पहले नेपाल में हुआ था। तो आप देखिए कि प्रॉपर्टीज का नुकसान हो रहा है, घरें जलाई जा रही है, इसमें कुछ लोग की जानें भी जा सकती है, कुछ लोग इंजर्ड हो सकते हैं। एक और ऐसे कुछ चित्र आप देख सकते हैं जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है और लोग उस पर्टिकुलर शहर का नुकसान कर रहे हैं। तो ये तमाम इस तरीके की सिचुएशंस है कि जहाँ पे वायलेंस होता है, ओके? अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है? तो आप देखना कि कोई भी पर्टिकुलरली एनिमल की प्रजाति हो, जैसे कोई स्ट्रे डॉग्स हो या फिर अगर मान के चलो कि हाथियों का कोई गुट है या फिर इंसानों का। अल्टीमेटली आप देखिए कि ह्यूमन्स भी एक तरीके के एनिमल ही है। हम लोग भी एनिमल है, बट सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोग थोड़े से इंटेलिजेंट किस्म के एनिमल हैं। तो उनमें और हमारे में एक बेसिक जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है वो होती है, मतलब वो सब में कॉमन है एंड बेसिक चीज़ ये होती है कि किसी भी पर्टिकुलरली एरिया के ऊपर अपना वर्चस्व एस्टेब्लिश करना, ये इंसानों की या किसी भी जानवर की एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन्स में भी आई है एंड अगर ये बेसिक इंस्टिंक्ट को आप लोग रूल बुक से नहीं बाँधोगे, तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे आप देखना, ये कुछ दिनों पहले की न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें दिया गया है, ओवर 1000 अफ़गान सिविलियंस वर किल्ड सिंस द तालिबान टेकओवर। 2021 की ये घटना है और आप देख सकते हैं कि कैसे सर्वसामान्य व्यक्तियों के हाथ में भी AK-47 या फिर गन्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी।
सो कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा वहाँ पे आंदोलन हुआ था और यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल ये कहता है कि नियरली 650 पीपल वर किल्ड इन रीसेंट स्पेट ऑफ वायलेंस इन बांग्लादेश एज पर यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट। नेपाल में भी ऐसी सिचुएशन आई है। अब ये जो पर्टिकुलरली एक इंस्टिंक्ट है कि किसी भी जगह पे अपना दबदबा निर्माण करना या फिर कोई जो टेरिटरी है उसको रूल करने के लिए कोशिश करना, ये पर्टिकुलरली इमोशन या ये इंस्टिंक्ट आपको एनिमल्स में दिखेगी और ह्यूमंस में भी दिखेगी। लेकिन पुराने जमाने में इसके लिए ये जो पावर को कैप्चर करने की प्रोसीजर है उसकी उसके लिए बहुत सारा वायलेंस होता था, खून खराबा होता था, अननेसेसरी ब्लडशेड होता था। तो हमारे जो सोसाइटी के समाज के जो स्कॉलर्स है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो थिंकर्स है, उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी भी जगह पे अगर दबदबा निर्माण करना है या वहाँ की पॉलिटिकल कैप्चर पावर कैप्चर करनी है, तो क्या इसके लिए वायलेंस करना हमेशा ज़रूरी है? क्या इसके लिए खून-खराबा या फिर ब्लडशेड करना हमेशा ज़रूरी है? तो उसका जवाब है नहीं। तो उसके उसके पैरेलली एक दूसरी अल्टरनेट सिस्टम तैयार की जा सकती है, बेसिकली फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है? तो वो जो अल्टरनेट सिस्टम है, वो अल्टरनेट सिस्टम है बेसिकली डेमोक्रेसी या फिर चुनाव, इलेक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों लगती है? तो जो कोई भी टेरिटरी होती है, वहाँ पे पावर कैप्चर करने के लिए अगर आपने रूल बुक बना दी है, अगर आपने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो प्रोसीजर स्ट्रक्चर्ड होती है और वहाँ पे जिनके ऊपर रूल होने वाला है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सी पार्टी ने या फिर कौन से व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ समय के लिए रूल करना चाहिए। तो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? मतलब आप देखिए कि भारत के संविधान में या किसी भी डेमोक्रेटिक देश के संविधान में बहुत सारी चीजें दी जाती है, बट उसका जो कोर है, मतलब उसका जो मेन मेन पर्पस है, कोर थीम है, वो ये है कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कुछ रूल्स लिखना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस होता है। अब क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस की पूरी प्रोसीजर दी गई है। वो इलेक्शन कितने पीरियोडिकली होंगे, वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, उसमें वोटिंग का अधिकार किसको रहेगा और वो इलेक्शंस में चुनाव लड़ने का अधिकार, कॉन्टेस्ट करने का अधिकार किस-किस को है। ये सब तमाम रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एनिमल से इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, एनिमल से ह्यूमन काइंड को ह्यूमन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा होता है। अदरवाइज पुराने ज़माने में जैसे ऐसे खून-खराबा होता था, ये बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ये सिचुएशन चलती रहेगी, ओके? और इससे तकलीफ क्या है? तो एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा समाज, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जलाई जा रही है, खून-खराबा हो रहा है, लोगों की जानें ली जा रही है, जहाँ पे हर नए दिन आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे समाज में रहना एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। ओके, इट इज नॉट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। तो हमें हमारे समाज को या सोसाइटी को अगर प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बनाना है तो उसके लिए रूल बेस्ड सिस्टम होनी चाहिए और उस रूल बेस्ड सिस्टम को पैदा करने के लिए रूल्स होने चाहिए। सो जब देश को चलाने के लिए जो रूल्स लिखे जाते हैं, उस पर्टिकुलरली रूल बुक को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो क्योंकि भारत के लिए लिखा गया है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो अल्टरनेट सिस्टम और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर देता है। जैसे आप देखना कि भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरीके से होती है। सो लोग जो है वो इकट्ठा आते हैं, जिस दिन वोटिंग है उस दिन क्यू में खड़े रह के वो लोग इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन में अपने कैंडिडेट को कैंडिडेट के सामने बटन प्रेस करते हैं एंड देन जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है। अब यहाँ पे देख रहा कि जब भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहे हैं, तब न्यूज़ आर्टिकल्स किस किस्म के हैं? जैसे आप देखना यहाँ पे लिखा गया है ऑल लूजर्स आर नॉट लूजर्स, अपोजिशन लीडर्स कांग्रेचुलेट विनर्स नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। अब यहाँ पे कोई खून-खराबा, ब्लडशेड, प्रॉपर्टी को जलाना, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत जैसे देश में भी जो इलेक्शंस हैं, वहाँ पे ज़ीरो वायलेंस होता है, ऐसा नहीं है। वायलेंस होता है, बट वो कुछ पॉकेट्स में होता है और उसकी संख्या वर्सेस बाकी देशों में जहाँ पे संविधान नहीं है, उनकी जो वायलेंस के जो इंसिडेंसेस है, इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो बेसिकली ये एक न्यूज़ आर्टिकल है। सिमिलरली कुछ सालों पहले ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की फिलहाल मुख्यमंत्री है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी पावर में है, उनके अपोजिशन में है। तो उन्होंने
एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया है। वो ये कहता है, कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, बट ऑल लूजर्स आर नॉट लूजर्स, वी हैव टू डू अ कंप्लीट रिव्यू एंड देन वी विल शेयर आवर व्यूज विथ यू ऑल, लेट द काउंटिंग प्रोसेस बी कंप्लीट फुल्ली एंड द वीवीपैट्स बी मैच्ड। ठीक है। सिमिलरली अब देखना, ओमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, ये भी अपोजिशन पार्टीज के हैं, वो भी ये कह रहे हैं, so the exit polls were correct. All that is left is to congratulate the BJP and NDA for a stellar performance. तीसरा ट्वीट देखिए, अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता है। इन्होंने ये बोला है, आई कॉन्ग्रेचुलेट श्री नरेंद्र मोदी फॉर हिस्टोरिक विन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में जब सत्ता बदल होता है, तब कोई खून खराबा, कोई ब्लडशेड, कोई वायलेंस, ये सब चीजें नहीं होती है। अल्टीमेटली जो लोग जीत रहे हैं, उनको जो उस चुनाव में हारे हैं, वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और ये डेमोक्रेसी का गिफ्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलता है। तो हम लोग टॉपिक ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान की नीड इस 6-7 पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रूल बुक फॉर रनिंग द एंटायर कंट्री। अब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलेगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स कैसे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद कैग, ये तमाम बॉडीज के बारे में चीजें दी गई है। सो ये बताता है कि देश को चलाने के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, उनका काम क्या होगा, उनका रोल क्या है और उनके क्या अथॉरिटीज है। ठीक है। दूसरा, ये बताता है, इट इज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा ये होता है, टू डिसाइड हु विल रूल द कंट्री एंड हाउ द रूलर विल बी इलेक्टेड। मतलब क्या ऐसा है कि रूलर वो रहेगा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर रूलर वो है जो सबसे ज्यादा अमीर है? तो इसका आंसर है, रूलर वो रहेगा जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा के चुनाव में, या विधानसभा का अगर चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनता है, सबसे ज्यादा सीटें बनने वाला बंदा जो है, मिलने वाला बंदा जो है, वो सीएम बनेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कौन रूल करेगा, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और किस तरीके से सरकार बनेगी, इसके तमाम रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सिमिलरली, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा राष्ट्र बनाता है विच इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, रूल ऑफ लॉ क्या है, तो पुराने जमाने में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रूल ऑफ डिस्क्रिशन। मतलब किसी एक दिन राजा के मन में अगर आ गया कि आज जनता को पनिश करना है, तो वो पनिश कर सकता है। किसी दिन उसका अगर मूड बढ़िया है, तो वो जितने भी अ, जो जेल में बंद लोग हैं, उनको रिहा कर सकता है। मतलब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हिज व्हिम्स एंड फैंसीज। ठीक है। अगर कोई रूलर बहुत बढ़िया है, तो फिर उसका जो राज्य शासन है वो अच्छा चलेगा। लेकिन उसकी डेथ के बाद अगर उसकी जगह पे कोई ऐसा डिस्पोटिक रूलर आता है जिसका दिमाग खराब है, तो फिर वो अपने हिसाब से राज्य को या राष्ट्र को चला सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ डिस्क्रिशन। ओके। मतलब अर्लियर भारत में जो चीज थी, उसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन आज की तारीख में भारत में जो चीज है, उसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब देखिए कि थियोरिटिकली स्पीकिंग रूल ऑफ लॉ भारत में है, अभी भी करप्शन है, कुछ कुछ जगह पे बेईमानी होती है, तो वहां पे ये समझ में आता है कि भाई पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन वो सब चीजें जो है, वो जो है वो एक्सेप्शंस है। बाय एंड लार्ज अगर हम लोग ठीक से उसको देखेंगे, तो भारत में रूल ऑफ लॉ है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लेट अस अज्यूम कि किसी एक ट्रैफिक सिग्नल पे मैं खड़ा हूँ, और वहां पे ट्रैफिक हवलदार जो है, उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरी ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है। अब इसके लिए वो मेरा चालान नहीं काट सकता जब तक मैं मोटर व्हीकल्स एक्ट का कानून को वायलेट ना करूं। मतलब एज लॉन्ग एज अगर मैं टू व्हीलर चला रहा हूं और मेरे सर पे अगर हेलमेट है, तब तक, और मैं कोई सिग्नल वगैरह नहीं तोड़ रहा हूं, तब तक वो ट्रैफिक हवलदार मुझे कोई पनिशमेंट नहीं कर सकता, वो चालान नहीं काट सकता। लेकिन अगर मैं वो रूल्स को वायलेशन करता हूं, तो चाहे मैं कोई भी व्यक्ति हूं, ट्रैफिक हवलदार इज एम्पावर्ड कि वो चालान काट सकता है, पनिश कर सकता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है। हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वायलेंस विच इज रिलेटेड टू द पावर। मतलब उस देश में हर प्रकार का वायलेंस कम होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे प्रकार का हिंसाचार जो कि पावर कैप्चर से रिलेटेड है, उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली हर पॉलिटिकल ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है चुनाव को लड़ने की और फाइट करने की। सिमिलरली लोगों को अधिकार दिया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं वोट करने के। मतलब
जो लोग हारे हैं, उनको ये पता है कि वो लोग क्यों हारे हैं और जो लोग जीते हैं, वो भी बाय लॉ रूल्स को फॉलो करते हुए ही जीते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखना कि एज़ ऑफ दिस मोमेंट जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, वो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, वो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री है क्योंकि संविधान में रूल बुक में जो प्रोसीजर दी है, उसको उन्होंने फुलफिल किया है, ठीक है? सो इट एस्टैब्लिशेस अ फेयर सिस्टम व्हिच इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है, उपलब्धि है। 5वां पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजंस एंड गवर्नमेंट। सो आप देखिए कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स होंगे, सिमिलरली लोगों के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगे। अगर कोई सरकार है, उन्होंने कानून बनाया है इनकम टैक्स एक्ट, तो कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स भरनी पड़ेगी। सो ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स या फिर लायबिलिटीज एंड राइट्स। तो ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फाइनली, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट्स टू द सिटीजंस एंड दे इम्पोज द ड्यूटीज ऑन द स्टेट्स एज वेल। जैसे भारत के संविधान का जो पार्ट नंबर 3 है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम का एक टॉपिक है, डीपीएसपी। वो हर गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर कुछ लायबिलिटीज पैदा करता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर डाल देता है। सो दीज 6 पॉइंट्स समराइजेस व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ये सोसाइटी को पूरी तरीके से अनार्की और केओस में जाने से बचाता है। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द रूल बुक फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजंस। दीज आर द मेन की पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्लाइड को एक बार पूरा पढ़ लेना, चाहिए तो इस वीडियो को आप एक बार यहाँ पे पॉज कर देना। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली भारत का संविधान एक बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब जितने भी लॉज पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर पास करे, वो लॉ किसी भी प्रकार के हो, जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, वो सभी लॉज ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो संविधान है और कोई भी लॉ इसकी जो कोर प्रिंसिपल है या प्रोविजंस है, उसको वायलेट नहीं कर सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और बाकी जो तमाम लॉ है, वो इसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बंधे हुए हैं और वो इसके स्कोप के बियॉन्ड नहीं जा सकते। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है? A constitution is basic and fundamental law of the land which establishes the relations between the various organs of the government, and also it defines the nature and the polity of that country. The polity defines the basic structure law and rights and obligations of both the state and the citizens. बाय एंड लार्ज ये स्लाइड आप पढ़ भी लोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जो चीजें ऊपर वाले पैसेज में मैंने एक्सप्लेन की है, वही आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। मैं अगले स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाती है, तो उनके पास संविधान होना चाहिए। ऐसा एक भी डेमोक्रेटिक देश आपको नहीं मिलेगा जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन उनके पास संविधान नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मतलब ना वहाँ की आर्मी, ना वहाँ की सरकार उसको इज़्ज़त करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको वायलेट किया जाता है, जैसे कि हमारा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। बट एनीवेज़, सो अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हिस्टोरिकली इन वन और द अदर फॉर्म आप हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन हमेशा एग्जिस्ट किए हुए हैं। सो अगर वो देश डेमोक्रेटिक है, डेस्पोटिक है, किसी भी तरीके का है, कुछ प्रकार के रूल्स रेगुलेशन वहां पे रहेंगे, लेकिन अगर जनता का भला करना है, वहां पे आपको डेमोक्रेसी इंस्टॉल करनी है, तो ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड, ऑलरेडी हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो पहला ये है टू कर्ब द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय द फंडामेंटल लॉ। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होती है। देखिए, उदाहरण के तौर पे वायलेंस करना, ठीक है, इसके ऊपर मोनोपोली सिर्फ सरकार की है।
उदाहरण के तौर पे अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को चाटा मार दे, तो उसको हम लोग कानून की भाषा में असॉल्ट बैटरी कहेंगे और एज़ पर बीएनएस उसको पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ड्यूरिंग इंटरोगेशन किसी को चाटा मार दे, तो उसको हम लोग बीएनएस के अंतर्गत पनिश नहीं कर सकते। हम लोग ये कहेंगे कि वो पुलिस वाला जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अपने ड्यूटीज़ को फ़ॉलो कर रहा था। सिमिलरली अगर कोई पुलिस वाले ने किसी गुंडे को एनकाउंटर में गोली मार दी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी इंक्वायरी वगैरह होगी। बट ज़्यादातर केसेस में मर्डर का आरोप वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? मतलब वायलेंस करने का जो अधिकार है, उसके ऊपर सिर्फ़ गवर्नमेंट की मोनोपोली है। अगर मेरे पास गन होगी बिना लाइसेंस की, तो फिर उसके लिए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट है। लेकिन पुलिस वाले को सरकार खुद गन देती है। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इनको गवर्नमेंट खुद वेपन्स देती है, ठीक है? मतलब वायलेंस करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ़ सरकार को है। इस अधिकार को चलते हुए इस अधिकार के चलते हुए गवर्नमेंट की पावर्स को अगर लिमिट नहीं किया गया, तो फिर वो जो सरकार है या उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, वो मॉरली करप्ट हो जाएँगे एंड फिर डेमोक्रेसी अनइंस्टॉल ऑटोमैटिकली हो जाएगी, ओके? मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए इनकी पावर को कर्व करना ज़रूरी है। दूसरा, मतलब इसी का जो ओवरलैपिंग पॉइंट है, वो ये है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये दोनों चीज़ें एक ही कॉइन के 2 पार्टिकुलरली साइड्स हैं, ठीक है? इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। ये ऑलरेडी हमारे कमेंट्री में आया है। टू सेव द स्टेट फ्रॉम कंप्लीट अनार्की। अनार्की मतलब क्या? कि कुछ दिनों पहले नेपाल में जो घटनाएँ हुई थी, कि वहाँ पे जेन ज़ी ने आंदोलन किया और वहाँ के बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, इंस्टीट्यूशंस को जला दिया। वहाँ के जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स थे या फिर मिनिस्टर्स थे, उनको वहाँ पे मारा-पीटा गया। कुछ-कुछ केसेस में हत्याएँ भी हुई। तो इसको कहते हैं अनार्की। अनार्की का सीधा मतलब है कि किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसको कहते हैं अनार्की। टू डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट, कि सॉवरेन पावर मतलब सरकार, उनके क्या ड्यूटीज रहेंगे, उनके क्या ऑपरेशंस रहेंगे, क्या अथॉरिटी रहेगी। एंड टू लिमिट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम आर्बिट्री गवर्नमेंट। आर्बिट्री का मतलब होता है कि खुद की मर्जी से चलने वाली सरकार, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए संविधान लगता है। अब यहाँ पे आप देखना कि जो ऊपर वाले पॉइंट है, उसी को ज़ूम फॉर्मेट में दिया गया है। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, फिर से वही चीज़ पढ़ के, मतलब जो स्क्रीन पे है उसको पढ़ने में कोई लॉजिक नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट आपको रहेगी कि इसको अगर आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से इसको पढ़ सकते हो। सो आई विल जस्ट रीड द की पॉइंट। इट सर्व्स एज़ द सुप्रीम फंडामेंटल लॉ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपका एक बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इक्वालिटी का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू रिलीजन। देखिए, इस लेक्चर सीरीज में अभी तक मैंने आपको ये कहीं पे भी नहीं पढ़ाया है कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। ये कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप पैसे देके कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं लेते, या फिर आप किसी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को लीज पे या रेंट पे नहीं ले लेते, तब तक उस प्रॉपर्टी में एंटर करने का अधिकार आपको वैसे भी नहीं मिलता है। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। यू डू नॉट हैव टू फुलफिल एनी क्राइटेरिया, ठीक है? लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा विषय है जिसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है। ईदर यू विल हैव टू परचेज दैट प्रॉपर्टी, और यू विल हैव टू टेक दैट प्रॉपर्टी ऑन अ रेंटल बेसिस, ठीक है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा इस स्लाइड पे ठीक से ध्यान देना। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक प्री रिक्विजिट माना जाता है, मतलब एक प्री कंडीशन है फॉर अ स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इन द कंट्री। अगर किसी देश की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है तो देखिए उसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम रहेगा। अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है तो बिजनेसेस सेटअप नहीं होंगे, जिसके चलते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। मतलब लोगों का इनकम लेवल जो है वो जितना है उतना ही रहेगा। ओवरऑल उस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की किल्लत रहेगी। उतने गुड्स या सर्विसेज पैदा नहीं होंगे। अल्टीमेटली इट विल बी अ वेरी पेनफुल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस टू लिव इन सच अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी। सो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके लिए जरूरी है क्योंकि बाकी तमाम प्रकार की जो स्टेबिलिटी है वो उसी से फॉलो होती है। जैसे ये लेक्चर भी आप यूट्यूब पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आराम से बैठ के देख रहे हो, और मैं भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे बिल्डिंग पे घर पे अभी इस वक्त कोई बम नहीं गिरने वाला है, या फिर कोई लोग चोरी चकारी करने के लिए यहाँ पे लूटने के लिए नहीं आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है जहाँ पे इस तरीके की स्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, तो डू यू थिंक कि बाकी कोई भी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर ये कॉन्सेप्ट में भी आप भरोसा नहीं रख रहे हो, तो फिर आप खुद एग्जाम्पल देखना। ऐसे देश जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पीरियोडिक तरीके से इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे जनता लोगों को चुनती है। ऐसे देश आपको हमेशा दिखेंगे दे आर हाईली डेवलप्ड, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी हद तक भारत भी, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखेंगे इनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है, कल्चरली ये लोग बहुत आगे हैं। मॉडर्न लाइफ के कोई भी पैरामीटर्स को आप देखना, यू विल फाइंड कि दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है? इसके विपरीत ऐसे देश जहाँ पे फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल क्लास मतलब कि मिलिट्री या फिर वहाँ के जो पीएम प्रेसिडेंट है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते। ऐसे देश में यू विल फाइंड की अनार्की आपको दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सो अगर आपको हर तरीके की डेवलपमेंट चाहिए तो हैविंग अ फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्री कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसका परिणाम आपको यहाँ पे दिखेगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए आराम से। होपफुली आपने इस स्लाइड को पढ़ लिया होगा। इस स्लाइड के दरमियान अगर कोई ऐसे नए एग्जाम्पल्स या फिर कोई न्यू डायमेंशन इस डिस्कशन के दरमियान आपके माइंड में अगर आ रहा है तो प्लीज यूट्यूब पे आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस मैं अपनी कमेंट्री का स्पीड इस तरीके से रख रहा हूं ताकि जो एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है उनको भी ये सब चीजें समझ में आ जाए। लेकिन यूट्यूब पे ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप इसको बढ़ा देना। ठीक है, आगे बढ़ता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब कोई भी लेजिस्लेचर, केंद्र का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, स्टेट के अलग अलग लेजिस्लेटिव हाउसेस, विधानसभा वगैरह, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को और उसके स्पिरिट को वायलेट नहीं कर सकते। टेक्स्ट का मतलब तो आपको समझ में आया रहेगा। स्पिरिट का मतलब यहाँ पे होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, कि कौन सी किस पर्पस की वजह से वो प्रोविजंस लाई गई थी, उस पर्पस को डिफीट करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी लेजिस्लेटिव हाउस ऐसा काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लेजिस्लेटिव हाउस को या उनकी एक्शंस को रद्द कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सिमिलर सिचुएशन में अगर आपको एक सिमिलर एग्जाम्पल दूं,
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैरिड कपल है, उनको अ, कोई संतान प्राप्ति होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जस्ट बिकॉज़ कि वो बच्चे का जन्म उनकी कोख से हुआ है, दैट डज़न्ट क्वालिफाई देम कि उस बच्चे को मारने का अधिकार उनको नहीं है। नहीं तो वो जो पर्टिकुलरली बच्चा है, उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो सिमिलर सिचुएशन में भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, भले उन्होंने भारत का संविधान बनाया है और भारत की पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स होते हैं, मतलब भारत के संविधान में अमेंडमेंट करने की ताकत उनमें है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना या उसके पर्पस को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये ताकत कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं दी है, नॉट इवन पार्लियामेंट, ठीक है? सो ये उसका पहला मतलब है। एनी एक्शन बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का मतलब होता है सरकार। सो इफ दैट एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट्स द टेक्स्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी उस एक्शन को रिवर्स किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। देयरफॉर भारत का संविधान ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक फंडामेंटल फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कार होगी तो वो बिना इंजन के नहीं चल सकती। अगर कोई पेन है तो उसमें जब तक इंक नहीं है तब तक वो चल नहीं सकता। सिमिलर सिचुएशन में अगर कोई डेमोक्रेटिक देश है तो बिना किसी संविधान के या रूल बुक के वो नहीं चल सकता। सो रूल बुक is a prerequisite. It is an essential condition for democracy. Without a proper functional constitution, country वो डेमोक्रेटिक बन ही नहीं सकती। सीधा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर एब्सेंट है तो वहां पे रूल ऑफ लॉ भी एब्सेंट रहेगा। ओके। और तीसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा जो पहले हमने पढ़ लिया था वो ये है, इट प्रोवाइड्स फॉर द पीसफुल चेंज ऑफ पावर और ट्रांसफर ऑफ पावर। मतलब आप देखना अगर आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो जितने भी ट्रांसफर ऑफ पावर की घटनाएं हैं वहां पे खून खराबा हुआ है, ब्लडशेड हुआ है, वहां पे कोई ना कोई किस्म का वायलेंस हुआ है। चाहे वो एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो राजपूतों का वॉर है, कोई भी वॉर आप ले लेना, वहां पे आप देखेंगे कि यू विल फाइंड कि वहां पे वायलेंस हुआ है। ठीक है। तो हैविंग इलेक्शंस इज द ओनली वे in which you can transfer the power without any major bloodshed और violence। और कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अभी तक जो डिस्कशन है उस इसकी ये समरी है। ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि अगर आपको एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, आप इस तरीके से बॉक्सेस बना सकते हैं और इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हम लोग 2 मिनट में आ जाएंगे। ओके। अब आप देखना, क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डेट पे इनैक्ट किया गया है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो है वो ऑप्शन नंबर ए और बी के बीच में होगा। ओके। और मैक्सिमम लोग आंसर ये दे देंगे 26 जनवरी 1950, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर है 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान बनने की जो प्रोसीजर है वो शुरू शुरू हुई थी 1946 में, और 49 में वो प्रोसीजर खत्म होके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था। लेकिन अ, इंडिया के इतिहास में 26 जनवरी 1930 ये खास घटना है। उस दिन स्वराज रेजोल्यूशन, मतलब उसके पहले स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। और इंडियन लोगों ने, या उस टाइम के जो महानुभाव लोग थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि भारत आज से आजाद है। ये बात अलग है कि ब्रिटिश ने वो आजादी दी नहीं थी। इसके लिए वो रियलिटी में आजादी नहीं थी, बट हमने ये मान लिया था कि हम लोग आजाद है। अब ये जो घटना है ये 1930 में हुई है, 26 जनवरी के दिन पे। ठीक है। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 ये डे तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मानेंगे। ओके। लेकिन हमारा जो संविधान है वो बन के रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। सो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया है। और एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट है, मतलब शुरुआत जो हुई है, वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुई है। सो ये रिपब्लिक डे है
जिस दिन से संविधान लागू हुआ, और ये 26 नवंबर 1949 ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है जिस दिन संविधान को इनेक्ट किया गया था। तो ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये 8 मैटर्स के चलते हुए आपको एक पूरा इसका ब्यौरा, एक पूरी ब्रॉड समरी आपको समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बेसिकली भारत का संविधान ये बताता है कि इंडिया किस टाइप का स्टेट है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरीन सोशलिस्ट इस किस्म की कंट्री है। ओके, तो इंडिया इज अ सॉवरीन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। एंड ये जो पूरी कहानी है वो भारत के संविधान के पहले ही चैप्टर में प्रीएम्बल में आपको मिलेगी। सिमिलरली दूसरे चैप्टर में ये दिया गया है कि कौन लोग नागरिक माने जाएंगे, नागरिकत्व मिलने के क्या-क्या तरीके हैं, नागरिकत्व कैसे छीना जा सकता है। इसकी पूरी कहानी आपको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, और पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें आपको इसकी पूरी कहानी मिलेगी। देन इट ऑल्सो डिफाइंस कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या है। जनरली ये आपको पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करने के अधिकार किसके पास है, इनके फंक्शंस क्या होंगे इलेक्शन कमीशन के, और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के चुनाव कैसे और कौन उसको कंडक्ट करेगा। यहाँ पे सरकार की ड्यूटीज के ऊपर भी फोकस किया गया है। जैसे आप देखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लॉ मेकिंग में सरकार ने क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, बजट हर कितने दिन में पास होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डीपीएसपी में आपको मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जैसे सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं और सिटीजन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है, सिमिलर फैशन में सरकार से भी कुछ-कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखे गए हैं। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज को एस्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी वगैरह वगैरह। तो इनको इंडिपेंडेंट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि सरकार के नियंत्रण में ये नहीं आती है। गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर्स डायरेक्टली फॉलो करने के लिए ये लोग बंधन कारक नहीं है। इसके लिए दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरलिज्म को भी एस्टैब्लिश करता है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का बंटवारा हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, फाइनेंस के सोर्सेस, अधिकारी, ये सब चीजें अलॉट की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग से चुनाव होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से फाइनेंस के कुछ सोर्सेस रहेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को भी लेजिस्लेटिव पावर रहेगी। फाइनली बहुत सारे मिसलेनियस मैटर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किए गए हैं। जैसे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में अगर बदलाव करने हैं तो अमेंडमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो ये सब चीज की जो एक कलेक्टिव कहानी है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस डायग्राम को आप आराम से पढ़ लेना इफ यू वांट टू। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके दे रहा हूँ। हाँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट, ये वाला पूरा जो डायग्राम है, होपफुली आपने इसको ठीक से ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने दिया था थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लो कि इंडिया का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पैदा हुआ है, और अलग अलग टाइप की जो सरकारें भारत में है उसका पर्पस क्या है। इंडिया का एक फिजिकल मैप जिसमें किसी भी प्रकार के स्टेट्स या फिर कोई सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स इस पर्टिकुलर मैप में आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है, और ये दोनों स्टेटमेंट भी इंडिया के साथ सच है। बेसिकली इंडिया ये 7वां सबसे बड़ा देश है टेरिटरी वाइज, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, और भारत ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। चाइना को भी हमने अभी
पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 145 प्लस करोड़ है, ठीक है? अब ऐसा हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए कि सिर्फ एक ही सरकार है, केंद्र सरकार, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है और ये इकलौती सरकार के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, इतने बड़े देश का एडमिनिस्ट्रेशन सँभालना। लेट अस अज्यूम कि 145 करोड़ का 10% जो होता है, वो 14.5 करोड़ होता है और 1% होता है 1 करोड़ 45 लाख लोग, ठीक है? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन को सरकार की मदद की, सरकार के सर्विसेज की ज़रूरत है। वो चाहे बिजली की समस्या है, पानी का है, ट्रैफिक जैम है, रिवर पॉल्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है। तो अक्रॉस इंडिया सिर्फ 1% लोगों को गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ऐसा मान के चलो, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। अब ये 1% लोगों को अगर हेल्प करनी है और एक ही सरकार है, तो डू यू थिंक कि 1 करोड़ 45 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना सरकार के लिए पॉसिबल है? अरे भैया, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करना तो उसको सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली इतने सारे प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, पढ़ना, ये भी सिंगल गवर्नमेंट के स्कोप के बियॉन्ड है। ये इम्पॉसिबल टास्क है। 1 करोड़ 45 लाख लोगों के प्रॉब्लम्स को एक दिन में समझा ही नहीं जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को भी फ्रेंचाइजी में बाँटा गया है। इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की अलग-अलग फ्रेंचाइज़ीज़ को एस्टैब्लिश किया है। लेकिन एक टिपिकल फ्रेंचाइज़ी जो होती है, जिसमें पूरे अधिकार मेन फ्रेंचाइज़ी को रहता है, उस तरीके का मॉडल नहीं है। ये कमर्शियल मॉडल नहीं है, ये पॉलिटिकल मॉडल है, ठीक है? और इसके लिए आप देखना कि जम्मू कश्मीर की अलग से सरकार, फिर आपको यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की अलग सरकार, पंजाब की, हरियाणा की अलग सरकार, गुजरात की अलग सरकार, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट। इस तरीके से अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स आपको दिखेंगे। तो एज़ ऑफ दिस मोमेंट तकरीबन लगभग 28 ऐसी अलग-अलग टेरिटरीज़ है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के स्वरूप में उनको एस्टैब्लिश किया गया है। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन को ईज़ हो, देश की पूरी जो सरकार है उसको चलाना आसान हो, इसके लिए सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट है। अब उसमें से एक स्टेट के ऊपर फोकस करेंगे, महाराष्ट्र के ऊपर। अगर महाराष्ट्र स्टेट को अगर थोड़ा-सा आप ज़ूम इन करोगे, तब भी आपको ये दिखेगा कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसमें अलग-अलग टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ हैं, जैसे कि नासिक, पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, बहुत सारे। अब लेट अस अस्यूम कि नागपुर में बैठा हुआ कोई पर्सन है, उसको गवर्नमेंट की मदद मदद की ज़रूरत है, तो उसको ऑल द वे यहाँ पे मुंबई में आना पड़ेगा, ओके? भारत का संविधान ये लिखा गया है 1950 में। सो उस वक़्त अ, व्हाट्सएप कॉल्स या फिर फैक्स फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं थी। मतलब कम्युनिकेशन के जो एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज 2025 में आपको दिख रहे हैं, वो आज से 75 इयर्स पहले नहीं थे, ठीक है? सो उस लिहाज से अगर किसी किसी व्यक्ति को हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ रहा है, तभी भी वो बहुत इनकन्वीनिएंट, कम्बरसम, टाइम टेकिंग हो सकता है। इसके लिए एक तीसरे लेवल की सरकार बनाई गई है, जिसको हम लोग कहेंगे लोकल लेवल की सरकार, ठीक है? अब आप देखना अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है या कम होती है। एक तो वहाँ पे ग्राम पंचायत दी जा सकती है या फिर वहाँ पे नगर पंचायत दी जा सकती है या फिर वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिया जा सकता है, ठीक है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो मुंबई एक ऐसा इलाका है जो कि हाइली डेवलप्ड है, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे दिया गया है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी। सिमिलरली ठाणे महानगर पालिका टीएमसी। सिमिलरली वी हैव कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो थर्ड लेवल की सरकार है, इसको हम लोग कहते हैं
लोकल गवर्नमेंट या स्थानिक सरकार। इसके ऊपर जो सेकंड लेवल की गवर्नमेंट है, इसको हम लोग कहेंगे राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। और इसके ऊपर जो प्राइमरी लेवल की सरकार है, जो न्यू दिल्ली में बैठी हुई है, उसको हम लोग कहेंगे केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके। सो पूरे देश भर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि देश की देश की पर्टिकुलरली जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स है, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया, ये इनके अंडर दिया गया है। करेंसी ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दिया गया है। सिमिलरली ऐसे विषय जो कि रीजनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर दिए गए हैं। और लोकल लेवल के इंपॉर्टेंट विषय जो है वो लोकल सरकार के हाथ में दिए गए हैं। देयरफॉर फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, भारत के संविधान ने 3 प्रकार के सिस्टम्स को एस्टेब्लिश किया गया है। पहला सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। आई होप अभी आपको चीजें समझ में आई है कि इस तरीके से ये सिस्टम क्यों बनाई गई है। थोड़ा इसको ध्यान देना। देखिए, किसी भी सरकार में अगर वो गवर्नमेंट है, तो वहां पे 2 टाइप के लोग आपको दिखेंगे। एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ओके। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिसको हम लोग प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, और वो लोग कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्लियर करके वहां पे आते हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स ये वहां पे लोक प्रतिनिधि है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि खासदार, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि आमदार, या फिर कॉर्पोरेटर मतलब नगर सेवक। सो ये लोग लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जो लोग जीतते हैं वो 5 साल के लिए उन पोजीशंस पे बैठते हैं। अब क्योंकि कोई भी पर्सन का यहाँ पे कार्यकाल ये 5 साल के लिए लिमिटेड है, इसके लिए उनको हम लोग कहेंगे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो जब तक रिटायर ना हो तब तक उस पोजीशन पे बैठे हुए रहेंगे। इसके लिए हम लोग इनको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर करके आता है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस क्लियर करके आता है। ठीक है। नाउ लोकल गवर्नमेंट में परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी। और टेम्पररी जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कौन है? मेयर, मतलब शहर के लिए मेयर होगा, और ग्रामीण इलाकों के लिए सरपंच होगा। अगर शहर है तो उसको महापौर कहते हैं, मेयर मतलब महापौर, सरपंच मतलब आप समझते हैं विलेज हेड पर्सन। ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु हैव फॉट द लोकल लेवल इलेक्शंस एंड दे हैव वन इट। एंड इनको हेल्प करने के लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये कौन से विषयों के ऊपर लॉज बना सकते हैं या कौन से विषयों के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट दी गई है लोकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है। ये लोकल सब्जेक्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 12 शेड्यूल्ड है। शेड्यूल मतलब अटैच्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ऐसे 12 है। उसमें से शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 में इसके तमाम ड्यूटीज आपको मिलेंगे। सो लोकल गवर्नमेंट लोकल सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, जिसके एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के हैं, महापौर या सरपंच। अगर शहर है तो महापौर, गांव है तो सरपंच, और इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने चुने हुए जो व्यक्ति है, उनको हम लोग कहेंगे चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया। और सरकारी एग्जामिनेशन क्लियर करके जो गवर्नमेंट ऑफिसर हायर पोजीशन पे जाते हैं, उनका बॉस जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी। सो चीफ सेक्रेटरी ये गवर्नमेंट को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, लॉ मेकिंग में, या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। लेकिन जनता जनता के जो अलग-अलग विषय है उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, उनकी तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को समझना, पॉलिसी मेकिंग करना, ये सब काम चीफ मिनिस्टर करता है। तो इन शॉर्ट चीफ मिनिस्टर मतलब पॉलिटिशियंस, और चीफ सेक्रेटरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। और इनका जो बेसिकली लिस्ट है उसको हम लोग कहेंगे स्टेट लिस्ट। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा। ओके। सो बेसिकली स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय दिए गए हैं जो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी विषय है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पॉलिटिकल हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और इनकी जिम्मेदारी ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के
अगेन 7 शेड्यूल में ही दिया गया है, बट उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। सो ये जो 7 शेड्यूल है, उसमें आपको 3 प्रकार की लिस्ट मिलेंगी। यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सरकार के विषय, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सरकार के विषय, और कंकरेंट लिस्ट मतलब कॉमन विषय, जिसके ऊपर लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दोनों सरकारों को दी गई है। तो वी हैव 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। एक बार ये जो पूरी डायग्राम है उसको आप आराम से समझ लेना, पढ़ लेना। मैंने उसको, मेरे जो एनोटेशन है उसको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, इफ यू फील दैट दीज काइंड ऑफ डेटा एंड डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल, तो अकॉर्डिंगली आप प्लीज कमेंट्स में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इट विल गिव अस मोटिवेशन टू ड्रॉ डायग्राम्स इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 प्रकार की लिस्ट होती है। जैसे पहला लिस्ट है विच इज कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो कॉमन लिस्ट है उसको कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट्स है, और ये सभी 100 सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लॉ बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, अगर ये 100 सब्जेक्ट्स में किसी पर्टिकुलर जिम्मेदारी में कोई गलती होती है, तो ये सब जिम्मेदारी और अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है। इसके लिए आप देखना कि डिफेंस ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और इसके ऊपर लोगों को अपॉइंट करने की अथॉरिटी भी केंद्र सरकार के पास ही है। तो सब्जेक्ट्स लाइक एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, करेंसी, ये जो पूरा पूरा एक लिस्ट है, ये पूरी पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है। कभी आपने ऐसा सुना है कि गुजरात की सरकार का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, या कभी आपने ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कोई स्टेट गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर है? आप कभी ऐसा नहीं सुनोगे, क्योंकि डिफेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो विषय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली उसमें है, एक्सक्लूसिवली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है, ठीक है? दूसरे लेवल पे जाता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। लगभग मेरे ख्याल से 61 ऐसे लगभग टॉपिक है, जिसके ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना है या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो अथॉरिटी पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई फंड्स अलॉट करने हैं, किसी सरकारी ऑफिसर को अपॉइंट करना है, या उन विषयों में अगर कुछ गलती होती है, ओके, तो उसकी जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की ही हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि काम डिवाइड हो गए हैं, एंड दैट इज द रीजन कि इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना आसान हो गया है। अब अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, और अगर वहां पे गलती होती है, तो हमें पता है, मीडिया को पता है कि अकाउंटेबल कौन रहेगा। सिमिलरली या इसकी वजह से ड्यूप्लीकेशन ऑफ काम भी नहीं होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वही काम स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। दोनों के काम अलग अलग करवा के दिए हैं भारत के संविधान में। लेकिन प्लीज रिमेंबर कि जब आप इतना बड़ा देश चलाते हैं, तो आप सीलोज में, या फिर आप बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ वर्क्स व्हिच विल रिक्वायर दी कोऑर्डिनेशन, एंड दैट इज द रीजन कि एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है। इसमें कोई भी डिसीजन लेने की या लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये दोनों सरकारों के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास दी गई है। तो जनरली क्या होता है कि ब्रॉड पॉलिसी डिजाइन करना और उसके लिए फंड्स को भेजना, ये केंद्र सरकार करती है, और एक्चुअली उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना ग्राउंड पे, इसका काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो जैसे कि आप देखिए, एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है? आपने सुना रहेगा एक स्कीम के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए एडवर्टीजमेंट की है, पैसे जुटाए हैं, ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है, बट एक्चुअली टीचर्स को अपॉइंट करके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, लिटरेसी बढ़ाना, इसके लिए जो काम करने वाली बॉडी है उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? सो 3 प्रकार की लिस्टें हैं, केंद्र की, राज्य की और कॉमन। कॉमन लिस्ट को हम लोग कहेंगे कंकरेंट लिस्ट। प्लीज रिमेंबर
कॉमन लिस्ट में जितने भी विषय हैं, उसके ऊपर लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग दोनों सरकारें कर सकती है। बट एक्सपेक्टेड ये है कि जहां तक हो सके, वहां तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो पॉलिसीज है या लॉज है, वो एक ही डायरेक्शन में चले। अगर इन कंकरेंट लिस्ट में जो विषय है, उसमें किसी पॉलिसी के ऊपर केंद्र का और राज्य का जो लॉ है, वो एक दूसरे के खिलाफ अगर जा रहे हैं, तो प्राइमेसी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ को दी जाएगी। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन या लॉज ये ज्यादा ताकतवर माने जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अभी तक हमने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लिया। अब आई एम सॉरी, अभी तक हमने डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया। ऊपर जो किया था उसको डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना। ओके, अगर किसी बच्चे को या फिर किसी नौसिखे को मैं पूछूं कि बेटा सरकार कौन चलाता है, तो वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इनका नाम लेगा। अब ये जो उसका जवाब है, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से वो सही भी नहीं है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? वो कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट चलाने वाले लोग सिर्फ ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के 3 अलग-अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है? अब वो जो 3 ऑर्गन्स हैं, वो कुछ इस किस्म से है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम है अलग-अलग टाइप के लॉज और पॉलिसीज को बनाना। मतलब वो लोग पार्लियामेंट में कानून पास करेंगे। जो कानून पास हुआ है, उसके ऊपर अमल करना, ये जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। और जो लॉज पास हुए हैं, वो सही है कि गलत, और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये जो चीजें हैं, ये देखने वाली जो अथॉरिटी है, उसका नाम है जुडिशियरी। ठीक है, इन शॉर्ट, लॉज को बनाना लेजिस्लेटिव काम है, उसके ऊपर अमल करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, और सही और गलत का फैसला करना और ये दोनों ऑर्गन्स के ऊपर नजर रखना, ये जुडिशरी का काम है। ठीक है, ये जो तीनों अलग अलग बॉडीज है, उसको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ है। पुराने जमाने में ये जो तीनों काम है, तीनों ताकतें हैं, वो एक ही ऑर्गन के हाथ में रहती थी, जिसको हम लोग कहते थे किंग। मतलब लेजिस्लेचर भी वही है, एग्जीक्यूटिव का काम भी उसी के कहने पे किया जा रहा है, और सही गलत का फैसला भी भैया वही कर रहा है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स, इनका कॉन्सेंट्रेशन था एक ही बंदे के हाथ में। अब इससे क्या होगा कि वो जो किंग या फिर जो पर्टिकुलरली वहां पे सर्वे सर्वा है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, अब वो जो किंग है, बादशाह, शहनशाह या फिर नवाब, आप किसी भी नाम से उसको पुकारना, तो बेसिकली तीनों ताकतें उसके हाथ में है। इसके लिए आप उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि वो सुप्रीम बॉस है। कानून भी वही बनाएगा, कानून को इम्प्लीमेंटेशन भी उसी के कहने पे किया जाएगा, और सही गलत का फैसला भी वही करेगा। तो इसके लिए इंग्लिश में कहावत है, द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो जो भी करेगा वो सही है टेक्निकली, क्योंकि रॉन्ग कहने वाला कोई है ही नहीं उसके ऊपर। तो इसकी वजह से कभी भी डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको इफेक्टिवली डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना है, तो यू विल रिक्वायर कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर अलग अलग ऑर्गन्स के या अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। जब ये सेम पावर को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तब उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, देखिए, सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उसको हम लोग कहते हैं भारत सरकार। और जुडिशियल जो ऑर्गन है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है, उसको कहेंगे विधानसभा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को कहेंगे मुख्यमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट इन शॉर्ट। और जुडिशियल ऑर्गन्स है जैसे कि हाई कोर्ट्स। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनका काम है लॉज को बनाना, इनका काम है एग्जीक्यूशन करना। अब आप देखिए कि ये जो दोनों सर्कल है, इसमें
ये इतना एरिया आपको कॉमन दिखेगा, मतलब ओवरलैपिंग दिखेगा। अब ऐसा इसके लिए है क्योंकि ऑल ऑफ दीज पीपल आर मिनिस्टर्स एंड एवरी मिनिस्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सो मिनिस्टर ये लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन हर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ये मिनिस्टर नहीं है। मतलब इजी भाषा में समझाने चाहूं तो एवरी आइसक्रीम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, बट नॉट एवरी मिल्क विल रिजल्ट इनटू आइसक्रीम। मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट है, आइसक्रीम भी बनता है, मिल्क से चॉकलेट भी बनता है, मिल्क से घी भी बनता है, ठीक है। लेकिन आइसक्रीम ये बिना मिल्क के नहीं बन सकता। तो सिमिलरली एवरी मिनिस्टर is a part of legislature, but not every member of parliament, not every MP will become minister. मिनिस्टर वही लोग हैं जो सरकार में शामिल है, ठीक है। सो अब देखना कि मिस्टर राहुल गांधी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं है। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो सरकार का हिस्सा भी है। तो हर व्यक्ति जो मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, और क्योंकि वो सांसद है, एमपी है, इसके लिए वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है। ओके, देयरफॉर ये दोनों सर्कल एक दूसरे से मेल खाते हैं, ओवरलैप होता है, और ये मिनिस्टर ऐसे लोग हैं जो दोनों का हिस्सा है। फाइन। नाउ जुडिशरी के बेसिक इंपॉर्टेंट 4 काम होते हैं। पहला मतलब कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग-अलग प्रोविजंस है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग-अलग कंडीशंस रखी गई है, वो ठीक से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना। प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दूसरा है लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना। सो ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो वायलेशन किसी प्राइवेट पार्टी की तरफ से हो या फिर वो वायलेशन सरकारी किसी यंत्रणा से हो, ऐसे दोनों वायलेशंस को रिवर्स करना ताकि उनके फंडामेंटल राइट जो है वो अबाधित रहे, ये भी उनका दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट काम है। तीसरा, जुडिशरी अलग अलग टाइप के लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो किसी इंडिविजुअल के वर्से इंडिविजुअल के बीच का हो सकता है। जैसे ए का डिस्प्यूट है बी के साथ, सिविल मैटर है। वो क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है, जैसे ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर हो सकता है, जैसे कि ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, वो लीगल डिस्प्यूट ऐसे भी हो सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। इट इज पॉसिबल। जैसे कि बेलगांव नाम की एक टेरिटरी है जिसके ऊपर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का जॉइंट क्लेम है, तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट वाला मैटर हो गया। कुछ कुछ ऐसे भी मैटर हो सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केंद्र सरकार ने जीएसटी के जो ड्यूज है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक फिक्स टाइम पीरियड में नहीं दिए, तो वो भी उसमें आता है और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो, चाहे वो सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, टैक्स है, आईपीआर का मसला है, कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी अगर उस लीगल डिस्प्यूट में मेरिट है तो, ठीक है। सिर्फ जुडिशरी एक ही प्रकार के डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकती, वो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन वगैरह वगैरह। ओके, उसकी क्या रीजन है मेन, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो बंधन कारक है भारत के टेरिटरी के ऊपर, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी है भारतीय पुलिस एजेंसीज के ऊपर। सो अगर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे भी दे पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान इस देश में उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उतनी अहमियत नहीं है या फिर वो ऑर्डर का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के कोर्ट के ऑर्डर्स भारत में लागू नहीं होते हैं, सिमिलरली इंडिया के कोर्ट के ऑर्डर्स भी दूसरे देश में लागू नहीं होंगे। ओके, और दूसरा कि वहां पे वो इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं है। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग से, पॉलिटिकल प्रोसेस से ही सॉल्व हो सकती है। वहां पे जुडिशरी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो आदेश है
वो इंटरनेशनली कुछ देशों को दिए जाते हैं और वहाँ पे वो फॉलो होते हैं। लेकिन उसके लिए उन दोनों देशों के बीच में अगर समझौता है, ऑलरेडी कुछ ट्रीटीज़ या फिर कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो ही ये संभव है, अदरवाइज़ नहीं। ओके सो ये हमने देख लिया एंड फाइनली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस रखना। मतलब अगर कोई गलत लॉ पास कर रहा है या उस लॉ का परिणाम लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, तो उस लॉ को रिवर्स कर देना। उस लॉ को रिवर्स कर देना, ये काम कोर्ट करती है। और दूसरा कि अगर लॉ सही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हो रहा है या इम्प्लीमेंट करने के बाद गलत लोगों को उसकी पनिशमेंट हो रही है, तो ऐसा करने से भी कोर्ट उनको रोकती है। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखने का काम भी जुडिशरी कर सकती है या करती है। सो दिस इज हाउ हमारा एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर चलता है। अब ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द ओनली वे टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जहाँ पे पार्लियामेंट की अथॉरिटी और उनके ड्यूटीज डिफाइंड है और वो सेपरेट है। सरकार की अथॉरिटी ड्यूटीज अलग से दी गई है और जुडिशियल ड्यूटीज अथॉरिटीज एंड पावर अलग से दिए गए हैं। ये अगर इस तरीके का सिस्टम आपके पास है तो फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पैदा हुई है जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नजर रखेंगी और वो अगर गलती करते हैं तो उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि आप देखना, अगर कोई जज है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, अगर करप्शन के मामले में उसको हटाना है तो वो अधिकार भी भारत की पार्लियामेंट के पास दिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन। ओके, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट इज एन इसेंशियल फिनोमिना टू इंस्टॉल द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। आप आराम से इस डायग्राम को देख लेना। ओके गाइस, सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सीरीज है, उसका पहला सेशन हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स आगे जाके हमें देखने हैं, तो होपफुली ये सेशन जो है वो आपको पसंद आया रहेगा, तो आप इसको लाइक करना। प्लीज 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 आप ये वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ये ऐसी एक चीज है जिसको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग ज्यादा और मेहनत कर सके। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में जो भी डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। राइट डायरेक्शन एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्लस ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। Currently, we are having two branches. One is in Thane, another one is in Dadar. If you want to come for any kind of a help or a query, आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स गूगल पे आपको मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। ये जो पूरी सीरीज है उसके जो नोट्स है वो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो बेसिकली ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस हमारी जो वेबसाइट रहेगी उसके ऊपर भी क्यूआर कोड के मार्फत आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।